हाँ हाँ, आ गया सर, आ गया। पेपर नंबर 4 का मॉडल टेस्ट पेपर आ चुका है सीएमए का। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने वाले हैं। ठीक है ना, बड़ा मजा आएगा। इनके क्वेश्चंस को हम करते हैं और इससे हमारी पेपर की तैयारी भी हो जाएगी कि हमने जो पढ़ा है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर, पेपर नंबर 4, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, फॉर 2022 माने 2022 के एग्जाम के लिए जो एप्लीकेबल है। सर, सबसे पहले इन्होंने जो दिया है वो दिया है क्वेश्चन पेपर इस तरीके से कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन है सर? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको और इनके क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन निकालेंगे वर्बली। हमने जो मेहनत करी है उसके आंसर्स हम देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को वर्बली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। अच्छा जी, तो हम क्या करते थे? ये क्वेश्चन रेशो का है। हम क्या करते थे रेशो में? भाई नंबर्स क्या मानेंगे हम लोग? 5x और 7x, ये नंबर हो गए हमारे। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 192, माने इन दोनों का सम कितना हुआ आपके हिसाब से? 12x इज इक्वल टू 192। तो x की वैल्यू 192 डिवाइड बाय 12, 1 जा और 6 जा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 12 आ गई तो ये नंबर हो गया 16 5 जा 80 और 16 7 जा 112। वो कह रहा है देन द ग्रेटर नंबर इज 112। बात खत्म हो गई सर। इतने इजी क्वेश्चन डाल रखे इंस्टीट्यूट ने कि जिसका जवाब नहीं सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका वेरिएशन के चैप्टर से है। x वेरीज इनवर्सली एज y। तो x जो है वो इनवर्सली वेरी करता है y में। ठीक है ना, इफ x इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4 दे रखी है। तो सबसे पहले ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ये इनवर्सली का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी k लगाते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? k अपॉन y। अब हमारा काम होगा सबसे पहले इस k की वैल्यू को फाइंड करने का। तो जरा ये देखिए, दोनों वैल्यू आपको गिवन है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 लगा दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। भाई x की वैल्यू 3 लगाएंगे, y की वैल्यू 4 लगाएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो हमारी रिलेशनशिप क्या बन गई कि एक्स वाई इक्वल्स टू 12। ये रिलेशनशिप आ गई हमारे पास। अब वो कह रहा है इफ y इक्वल्स टू 6 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू बतानी है। बेवकूफ समझता हमें, ये सोचता है कि हमें कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है सर। अब y की वैल्यू 6 लगा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई सर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो आंसर कितना हो गया? 2। बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज हम लोग एमटीपी में मैथ्स का एमटीपी पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है अ सम विल बी डबल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 8 इयर्स। एक जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाता है। डबल का मतलब अगर प्रिंसिपल 1 रुपए तो अमाउंट कितना होगा? 2 रुपए। प्रिंसिपल 1 रुपए, अमाउंट हो गया 2 रुपए। कितने साल में? 8 साल में। तो इसने इंटरेस्ट कितना कमाया? भाई 1 रुपए के 2 रुपए हो गए तो इंटरेस्ट हो गया 1 रुपए। पी पता है, आई पता है, टी पता है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। अब आर इक्वल टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। एस आई कितना है? 1 रुपए। पी कितना है? 1 रुपए। टी कितना है? 8। माने 100 अपॉन 8 का मतलब कितना हो गया? 100 अपॉन 8 का मतलब 4 की टेबल से कट गया। कितना आ गया सर? 12.5% पर एनम। आंसर डी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सर। क्वेश्चन नंबर 4। सर देखिए, आप ये देख रहे हैं पेपर कितना इजी आने वाला है। एमटीपी का मतलब मॉडल टेस्ट पेपर, कि आपका जो टेस्ट होगा, जो पेपर आएगा वो किस तरीके के क्वेश्चन से आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आने हैं तो सर टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है,
किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, वो कह रहा है इफ x माइनस वन, एक्स प्लस वन, 2x प्लस थ्री आर इन एपी। हाँ जी सर, कोई तीन टर्म एपी में कब होती है? भाई अगर मैं कहूं आपसे a कॉमा बी कॉमा सी ये एपी में है, ये एपी में कब होंगी? जब इसका डबल इन दोनों का सम हो, माने a प्लस सी हो। जब इसका डबल क्या हो? इन दोनों का सम हो। तो इसका डबल कितना हुआ? 2x प्लस 2। इन दोनों का सम कितना हुआ? 3x प्लस 2। ठीक है ना? इन दोनों का सम कितना हुआ? 3x प्लस 2 से प्लस 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। आंसर खत्म हो गया सर। समझ में आ गई बात या नहीं है? क्लियर हो गई बात? चलिए और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी सर, वो कह रहा है द 8th टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 8 टर्म पूछिए, तो देखिए यहां लिखा हुआ है वर्ड सीरीज। सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन एपी का है या जीपी का है। तो जरा चेक करिए 256, 128, 64। सर एपी तो नहीं बन रहे, क्योंकि यहां डिफरेंस 128 का, यहां डिफरेंस 64 का, डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो जीपी चेक कर लीजिए, रेशियो जरूर सेम है। भाई यहां सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो रेशियो कितना आएगा? 2 का रेशियो आएगा। यहां थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करेंगे तो भी रेशियो कितना आएगा? 2 का रेशियो आएगा। मतलब यहां क्या आ रहा है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है तो ये क्या बन गई? एक जीपी बन गई। अब इससे आपसे पूछा है इसकी 8th टर्म। 8 टर्म, किसी जीपी की 8 टर्म क्या होती है? हाँ भाई, किसी जीपी की 8 टर्म क्या होती है? ए आर टू दी पावर 7, आर की पावर 1 कम चलती है। ए कितना है? 256। आर कितना है? 128 डिवाइड बाय 256, 1/2 है सर। यहां कितना है आर? 1/2, 1/2। तो बेटा जी अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है द 8th टर्म ऑफ द सीरीज दिस। सबसे पहले तो ये देखिए कि इस सीरीज की हम बात करें, ये एपी है या जीपी है? सर एपी तो नहीं है, क्योंकि अगर एपी होती तो डिफरेंस सेम होता। 256 के बाद 128 और 128 के बाद 64। 100% ये एक जीपी है। जब जीपी है तो कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले हम चेक करें इसका कॉमन रेशियो सेम है या नहीं है। तो कॉमन रेशियो क्या हुआ? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, माने 128 डिवाइड बाय 256। ये आ जाएगा 1 जा, ये 2 जा। और थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, 64 डिवाइड बाय 128। ये भी रेशियो कितना आ गया सर? 1/2 आ गया, माने कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। अब ये पूछ रहा है इसकी 8th टर्म। हाँ जी सर, किसी जीपी की 8th टर्म क्या होती है? सर किसी जीपी, हाँ जी क्या बोला? हाँ जी, 8th टर्म होती है ए आर टू दी पावर 7। ए कितना है? 256। रेशियो कितना है? 1/2 की पावर कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 256 का मतलब 2 की पावर 8, और ये 2 की पावर कितना हो गया? -7। भाई ऊपर आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कुल मिला के आंसर क्या आ गया? 2। तो आंसर हो गया ए। सर एमटीपी के क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही इजी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 equals to 80, then the value of x। सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा, इतना इजी। क्या करेंगे सर इसके अंदर? 2 to the power x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा सर? 2 की पावर -1 माने 1/2 प्लस 2 की पावर +1 माने 2। ये कितना हो गया आपका? 80। ठीक है ना? अब 2 + 1/2 कितना हो गया? 5/2। तो 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 80 × 2/5
भाई ये जो है ये वैल्यू आपकी 5/2 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी 5/2। जब इक्वल्स टू के अदर साइड में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। ये 5 16 जा घट गया, माने 2 की पावर x इक्वल्स टू कितना आ गया 32 का मतलब 2 की पावर 5। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई c। बात समझ में आ गई सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी सर, कह रहा है इफ a एंड b बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ 2ab की वैल्यू पूछ रहा है। a और b इसके रूट्स है, माने 2ab, माने अगर मैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा मानता तो आपसे 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होते हैं c अपॉन a के, माने 2 इंटू सी कितना है -3 अपॉन a कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया -3 आ गया। सर बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं सर, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन। कहते हैं ना मेरे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं ना 5th 6th क्लास के, वो भी बच्चे कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 3p3 का मतलब क्या हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 3 को लिखेंगे कितनी बार पीछे 3 बार, माने 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3c3 की वैल्यू कितनी हो गई 1। भाई n की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 3c3 की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो 3 2 जा 6 1 जा 6 माइनस 1 कितना आंसर आ गया 5। बात खत्म हो गई सर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वो कह रहा है P एंड Q आर नॉन एम्प्टी सेट गिवन। ये गिवन है, क्या गिवन है सर आपको, ये गिवन है सर, क्या गिवन है, ये गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इज 12, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q इज 6, P यूनियन Q इज इक्वल टू 6, P इंटरसेक्शन Q पूछ रहा है। हाँ जी सर, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P यूनियन Q क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन Q। ठीक है ना, इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 12 प्लस 6 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। आंसर 8 हो गया सर। बात समझ में आ रही है सर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेपर की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए किसी भी तरीके की, बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दिमाग में से डर निकाल दीजिए कि आपको ऐसा शायद ही कुछ हो जो आपको नहीं आता हो, सब कुछ आता होगा, सब कुछ कराया गया, बहुत इजी लेवल पे है, तो वर्बली क्वेश्चन होंगे सॉल्व। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 6 years before the ratio of the ages of two sisters मिताली एंड सोनाली is 2:3। 6 साल पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले इनका रेशो कितना था 2:3। तो अगर मैं मिताली की एज की आज की बात करूं तो मिताली की आज की एज कितनी होगी 2x + 6, और सोनाली की एज क्या होगी 3x + 6। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली इज 30 years, माने 2x + 6 बराबर कितना दे रखा है आपको 30 दे रखा है, तो 2x 6 बराबर 30, तो x की वैल्यू 12 आ गई। भाई ये 6 इधर जाएगा माइनस का हो गया, 30 माइनस 6 कितना हो गया 24, 24 अपॉन 2 का मतलब 12 आ गया। x की वैल्यू 12 यहां लगा दीजिए, तो सोनाली की एज कितनी होगी 12 3 जा 36 + 6 42। अब वो कह रहा है देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली इज 42। खत्म, आंसर बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ I इज द सिंपल इंटरेस्ट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, T इज द टाइम, हमें क्या बता रहा, हमें तो पहले से ही पता है, एंड P वी द प्रिंसिपल, देन I इक्वल्स टू क्या होगा भाई, I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। कहां बच्चों वाली चीजें पूछ रहा है हमसे,
इंस्टीट्यूट भी सोचता है कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है। हमें चेक करना चाह रहा है कि बेसिक आता है या नहीं आता है। बिल्कुल आता है सर, ये तो बच्चों वाले सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100 ही करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो एज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, एज इक्वल्स टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो माइनस इसमें से क्या कर देंगे, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। माने पहले तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, उसमें से अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल है 4000, ब्रैकेट लगा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की होल पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4000 इंटू ये हो जाएगा 1.1025 माइनस 1, तो 0.1025 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू इक्वल माइनस 1 इंटू 4000, 410 रुपए। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिएगा, 410 रुपए आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की सर। चलिए आइए देखते हैं। सर अब तक तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आईसीआई मालूम नहीं, या तो हमसे कह रहा है कि भैया हमें कुछ नहीं आता, उसके हिसाब से ये सोचता है वो हमें कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बहुत पढ़ाई कर रखी है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। हाँ जी सर, ये 2 की पावर कितना है, 3। तो इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे लॉग 2 की पावर 3 टू द बेस 2। ये 3 का चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। भाई अगर बात करें तो log a टू द बेस a, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वो कह रहा है इफ P वेरीज इनवर्सली एस Q इट इज रिटन एज। अभी इसने पिछला क्वेश्चन याद करिए, इनवर्सली का ही दिया था, यहां पे भी इनवर्सली का कह रहा है कि अगर तुम्हें ये लिखना नहीं आता तो पिछला क्वेश्चन भी आपका गलत होगा। P इनवर्सली वेरीज एस Q, तो P इनवर्सली वेरीज एस Q का मतलब हो गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q। तो कौन सा वाला आंसर ठीक होगा, ए वाला। अब कुछ लोग कहेंगे सर बी वाला भी ठीक होना चाहिए, Q इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। लेकिन बेटा हमेशा जब जिस लैंग्वेज में रखा है उसी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। ठीक है ना। P का वेरिएशन Q के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q करेंगे, माने P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 2np3 इज इक्वल टू 84, तो np2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो चाहे तो आप n की वैल्यू लगा के देख लीजिए, ये ऐसे सॉल्व कर लीजिए, मर्जी आपकी है। भाई 2np3 का मतलब 2n को पीछे 3 बार लेके जाएंगे, 2n फिर एक कम, 2n माइनस 1 फिर एक कम, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना रखा है आपको, 84। अब आप n की वैल्यू लगाइए पहले, लेकिन np2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, np2 का मतलब हो गया आपसे वैल्यू पूछिए n इंटू n माइनस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। सॉरी 84 इंटू np2 है बेटा, ये गलत लिख लिया मैंने, ये 84 इंटू np2 है, ये इंटू में है इसके साथ में, तो 84 इंटू np2 का मतलब कितना हुआ,
ये हो गया np2 का मतलब हो गया n और n-1। तो देखिए n से एक n कट गया, ठीक है ना। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2, इसमें से कॉमन लिया, ये 2n-1 ऐसे ही रहा और ये n-1 हो गया इज इक्वल्स टू 84 और n-1 हो गया। n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, 4 की टेबल से कितनी बार कैंसिल हो गया, 21 जा, माने 2n-1 इज इक्वल्स टू 21। तो जरा देखिए ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2n इज इक्वल्स टू 22, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। चाहे तो आप शुरू में ही डायरेक्ट पुट कर सकते थे। एक अच्छा क्वेश्चन हमें देखने को मिला अभी तक, शुरू के 15 क्वेश्चनों में एक ही क्वेश्चन अच्छा था अभी तक, बाकी सारे क्वेश्चन तो वर्बली सॉल्व हो रहे थे। चलिए सर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो सी अपॉन ए का मतलब 2/3। आंसर सी हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या कह रहा है सर, कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। अब पावर के ऊपर पावर, तो पावर की क्या होगी, मल्टीप्लाई, मतलब इसे लिख लेंगे 2 की पावर 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 5 का मतलब आंसर कितना होगा, 32। आंसर कितना होगा इसका, 32 होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है इफ P एंड Q आर टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का मतलब वो सेट जिसके अंदर कुछ कॉमन हो ही ना, जिनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जिनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा, हमेशा एक नल सेट आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। ये तो हमें पता है कि अगर P और Q दोनों डिसजॉइंट सेट है तो P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, ये एम्प्टी सेट होगा। अब मैं अगर पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, तो ये 0 होगा। आंसर 0। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। रेशो का क्वेश्चन है सर ये, तो A रेशो B रेशो C क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी हो जाएंगी। 3:4:7, 3:4:7। अब रेशो पता है, ये क्या है, एक टाइप का रेशो ही है। अगर रेशो पता है, रेशो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। माने A की जगह 3, B की जगह 4 और C की जगह 7 लगा दीजिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 7/7। तो 3 और 4 7 और 7 14/7 का मतलब 2। आंसर 2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है P if P varies directly as Q, माने P is directly proportional to Q। ये हो गया। If Q equals to 2 and P equals to 4, तो पहले तो इसका मतलब हमसे ये रिलेशनशिप पूछ रहा है और उसके बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू देगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा। तो यहां से P बराबर कितना आ गया, K इंटू Q आ गया। अब Q की जगह 2 और P की जगह 4 लगा दीजिए, तो ये हो गया 4 = K इंटू 2, माने K की वैल्यू कितनी आ गई, कुल मिला के 2 आ गई। माने रिलेशनशिप क्या बनेगी आपकी, P = 2Q, ये आ गई आपकी रिलेशनशिप। अब वो कह रहा है अगर P की वैल्यू 2 होगी तो Q की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। भाई देखिए ना, यहां लगाइए 2, तो 2 बराबर 2Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आंसर हो गया 1। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब एक देखिए ना, कितने इजी क्वेश्चन हम सोचते हैं सर पेपर में ये आएगा, पेपर में वो आएगा। मॉडल टेस्ट पेपर में इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। जैसे संतोष सर कहते हैं ना, दिमाग में से डर निकाल दीजिए कि क्या होगा, सब कुछ इजी होगा, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है अ मैन, अरे भाई क्यों हिल रहे हो, मत हिलो, वैसे ही बहुत जिंदगी में परेशानी चल रही है, ये बच्चे सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिटेड a sum of money to a bank at the rate of 9% simple interest. Simple interest का क्वेश्चन है सर। The total interest that he will get at the end of 5 years is इतना। टोटल क्या है, अमाउंट नहीं है, टोटल क्या है, ध्यान से देखिए, यही हम गड़बड़ कर जाते हैं। ये टोटल क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। कितने सालों का, 5 सालों का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, सिंपल इंटरेस्ट 1620, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। तो P बराबर क्या होता है बेटा, SI निकालना, वो P निकालना है तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन RT। SI कितना है 1620 इंटू 100 अपॉन R कितना है आपका 9 और T कितना है आपका 5। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 1620 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 5, 36 इंटू 100, 3600, या का आंसर निकल आया। कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, और क्या चाहिए आपको। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 and 6, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है बेटा। मीन प्रपोर्शन कब आता है, जब 3 क्वांटिटी प्रपोर्शन में होती है। माने अगर मैं कहूं A, B, C ये प्रपोर्शन में है, A, B, C प्रपोर्शन में है, तो A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी क्या होगा, A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी क्या होगा। A कहलाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, C कहलाएगा थर्ड प्रपोर्शन, और B क्या कहलाएगा, मीन प्रपोर्शन। तो यहां पे ये A हो गया, ये C हो गया, आपसे B पूछा है, माने B स्क्वायर बराबर AC, तो B स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 8, प्लस माइनस 8 दोनों आ सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर डी हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो मॉडल टेस्ट पेपर बहुत इजी है। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 258, इस एपी की सिक्स टर्म पूछ रहा। पहले बताइए किसी एपी की सिक्स टर्म क्या होती है। भाई अगर मैं बात करूं किसी एपी की 10th टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकेंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2d, डी एक कम चलता है। अगर मैं बात करूं 10th टर्म की तो ए प्लस 9d, 100 टर्म की बात करूं तो ए प्लस 99d। आपसे पूछ रहा है सिक्स टर्म, तो क्या होगी ए प्लस 5d। ए कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, डिफरेंस कितने का है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितने का है 3 का। 15 2 और 2 17, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। अब सीरीज बोला इसने, ना एपी बोला ना जीपी बोला, तो पहला काम हम इस सीरीज को पहचानेंगे, ये एक एपी है या जीपी है। भाई अगर इस सीरीज की बात करें तो सर एपी तो नहीं लग रही, क्योंकि यहां डिफरेंस 8 का, यहां 4 का, ना एपी तो नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं। अब जीपी और चेक कर लेते हैं। जीपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, माने यहां रेशो कितना आ गया 1/2, यहां रेशो कितना आ रहा है ये भी 1/2। जब रेशो सेम है इसका मतलब ये क्या हो गई, एक जीपी हो गई। अब किसी जीपी की 7 टर्म क्या होगी। भाई अगर बात करें किसी जीपी की तो फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकेंड टर्म क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होती है ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म क्या होती है ए आर टू द पावर 4, माने आर की पावर एक कम चलेगी। अगर मैं आपसे 10th टर्म पूछूंगा तो क्या कहेंगे ए आर टू द पावर 9, 100 टर्म पूछूंगा तो क्या कहेंगे ए आर टू द पावर 99। आपसे पूछी कौन सी टर्म है 7 टर्म, तो इसकी 7 टर्म क्या होगी
ए कितना है इसका 16, आर कितना है इसका 1/2 की पावर 6, एक पावर कम चल रही है। अब 16 को क्या लिख लेंगे 16 ऐसे ही, और ये तो लिख सकते हैं 1/64, ठीक है ना। ये 4 से कट गया, आंसर कितना आ गया 1/4। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, जरा ध्यान से देखिए, ए जो है वो बी का एक सबसेट है, माने बी का एक हिस्सा है। ए जो है वो बी का कोई एक हिस्सा है, माने ए में एलिमेंट कम होंगे और बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 18, माने ए में कितने एलिमेंट्स है 18 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 40, इसमें कितने एलिमेंट्स है 40, मैंने आपको पहले ही बोला। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, कॉमन कौन से होंगे भाई, ए किसका हिस्सा है बी का हिस्सा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होंगे भाई, ए के जो एलिमेंट होंगे वही कॉमन होंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा 18। बात खत्म हो गई। बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, हम बने नहीं। बात समझ में आ गई या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सर लॉग का क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है सर। अब इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया था, कोई कैलकुलेटर लगाने की जरूरत है, सिंपल से कैलकुलेशन है। इसमें क्या करेंगे, लॉग जो प्लस में होगा उसे इनटू में लिखेंगे, जो माइनस में होगा उसे डिवाइड में लिखेंगे, जो आगे होगा उसे पावर में ले जाएंगे। माने ये 120 भाई ये 1/3 क्या होगा, ये पावर में होगा तभी तो ये आगे आया होगा। माने ये 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3 माने 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। माइनस का मतलब डिवाइड, यहां डिवाइड में लिखना है। अब ये 2 कब आगे आएगा, जब ये पावर में होगा, माने 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16, और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, क्या लिखना है 32, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, यहां बेस है 10, 16 2 जा कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, मतलब कुल मिला के आ गया log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो आंसर हो गया इसका बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय दिस इतने मैन इन इतने डेज, जो काम है इतने लोगों ने किया इतने दिनों तक, उनका रेशो, एंड इतने लोगों ने किया इतने दिनों तक, इसका रेशो दे रखा है कितना 4:5। अब टोटल काम क्या होगा, दिस इंटू दिस, माने x+2 इंटू x-2 अपॉन x-1 इंटू x+1 इज इक्वल टू कितना रखा है 4:5। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है भाई, देखिए ना फर्स्ट करके चलिए, मान लीजिए 5 लोग काम करते थे 3 दिन तक, तो टोटल काम कितना हुआ 15 यूनिट का काम हो गया। 4 लोग काम करते थे 7 दिन तक, तो टोटल काम कितना हो गया 28 यूनिट का हो गया। इसका रेशो कितना होता भाई, 4 लोग काम करते थे 3 दिनों तक 12, और 7 लोग काम करते थे 4 दिनों तक 28, तो 12/28 होता बिल्कुल सेम वे में। हमने क्या किया, दोनों के वर्क का रेशो निकाल लिया, टोटल वर्क का डन का रेशो निकाल लिया, तो x-2 इंटू एक्स प्लस वो x+2 इंटू x-2 रेशो x-1 रेशो इंटू x+1, ये किसके बाद रखा है 4:5। अब जरा ध्यान से देखिए, ये a+b a-b मतलब क्या हो जाएगा x² - 4 और x² - 1 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² - 5 इज इक्वल टू 4x² - 4, ठीक है ना। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +-1। हालांकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 1 आएगी।
ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4, अच्छा 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 20 होगा सर, 20, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दी सर थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हमसे भी गलती होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको जानबूझ के बताना चाह रहा हूँ, ये गलती सबसे हो सकती है। कैलकुलेशन की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ठीक है ना? तो जल्दबाजी नहीं करनी, अगर कहीं आंसर गड़बड़ा रहा है तो एक बार चेक करना, नहीं तो आगे बढ़ जाना है। देखिए कितना हो जाएगा ये, 5x² माइनस 20 इज इक्वल टू 4x² माइनस 4। तो x² की वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 4 नहीं लेंगे, 4 ही लेंगे। x की वैल्यू नेगेटिव ले नहीं सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव लेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे डेज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये डेज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के एक क्वेश्चन और अच्छा आया, माने 27 क्वेश्चन में अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन आए जिसमें हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, बाकी तो कोई क्वेश्चन मतलब दिमाग भी क्या, सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं सर। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 and 8, फिर वही वाली बात आ गई। तो a, b, c ये प्रपोर्शन में है, तो a अपॉन b इज इक्वल टू कितना हो गया, b अपॉन c के, माने b² इज इक्वल टू ac आ गया। b क्या कहलाएगा, मीन प्रपोर्शन, यहां लिख लिया b, तो b² इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4, यहां पे आपको 4 ही दे रखी है तो 4 ही लगा दीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 5 ईयर, मतलब देख रहे हैं आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, माने 100 इंटू 5 अपॉन 100 कितना आ गया, 25 रुपए। डी आंसर हो गया, ठीक है ना? या सीधे सीधे 5% 100 रुपए का कितना हुआ, 5 रुपए। 1 साल का ब्याज 5 रुपए, तो 5 साल का कितना हो गया, 25 रुपए। बात खत्म हो गई, वर्बली कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द 7th टर्म ऑफ द AP, AP की 7th टर्म क्या होगी सर, A प्लस 6D, इसकी 7th टर्म पूछ रहा है, डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का हो गया। तो 7th टर्म क्या होगी, A कितना है 7 प्लस 6 इंटू D, 18 कितना आ गया 25, C आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ द log 1, ये मैंने लिखवाया भी है, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए ऑलवेज इक्वल टू क्या होगी, 0, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ जी सर, एक सेट P दे रखा है, एक सेट Q दे रखा है, एक सेट P दे रखा है, एक सेट Q दे रखा है, कोई किसी का सबसेट नहीं है। दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, देखिए इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा सर, नल सेट आएगा एक। बात समझ में आ गई? डिसजॉइंट का मतलब वो सेट जिनमें आपस में कोई भी कॉमन पार्ट ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, हाँ जी सर, NP4, NP4 का मतलब n को पीछे लिखेंगे 4 बार, n, n-1, n-2, n-3, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय NP2, माने n को लिखेंगे पीछे 2 बार, तो क्या हो जाएगा ये n और n-1, n-1 से n-1 कट गया। द वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, आप या तो भाई देखिए इसको सॉल्व करेंगे या फैक्टर बनाएंगे, वो काम नहीं करना, सीधे सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर करिए। 10 लगाएंगे तो 10 - 2 8 और 10 - 3 7, 8 7 जा कितना होना चाहिए 56, वहां है 30, नहीं चलेगा। 8 लगाएंगे तो 8 लगाएंगे, 8 - 2 6 और 8 - 3 5, 6 5 जा 30, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। बात समझ में आ गई, करने का तरीका समझ में आ रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसके सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ताकि ABC बचाने में दिक्कत ना हो। इधर हो गया a, इधर हो गया b, इधर हो गया c। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माने प्लस 3 अपॉन ए का मतलब 1, आंसर 3, डी आंसर होगा। बात समझ में आ गई सर? करने का तरीका समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है सर, इफ 3 to the power x minus 1 minus 3 to the power x minus 3 equals to 8, then the value of this। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3 की पावर x। तो यहां से 3 की पावर x तो हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर माइनस 1 माने 1/3। भाई 3 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1 में लिखेंगे, माइनस 3 की पावर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 1/27। भाई 3 की पावर 3 का मतलब 27, पावर नेगेटिव है तो 1 में लिख दिया, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको 8। तो 3 की पावर x, यहां एलसीएम आ जाएगा, कितना एलसीएम आ गया 27, ये हो गया 9 माइनस 1 8। तो 3 की पावर x बराबर कितना आ जाएगा 8 इंटू 27/8, 8 से 8 कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो जरा कंपेयर करिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आप कुछ नहीं, आप तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, x की वैल्यू 3 क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, वर्बली कैलकुलेशन करिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 माइनस 3 कितना हो गया 10, आंसर ए। बात समझ में आ गई सर? करने का तरीका समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। फिर मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन आया, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है आपसे, बाकी आप खुद समझदार है। मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है माने बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 इंटू 25। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 5। भाई इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट कितना आ गया 15। बात समझ में आ गई सर? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। फिर वही क्वेश्चन आया सर, P वेरीज इनवर्सली एस क्यू। अब इनवर्सली वाली बात आ रही है, बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन है। तो P इज इक्वल टू 1, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k/q। तो k बराबर कितना आ जाएगा P इंटू क्यू। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3। ये पिछला भी अभी भी करा था शायद थोड़ी देर पहले। तो K की वैल्यू कितनी आ गई 6, K की वैल्यू कितनी आ गई 6। भाई यही कह रहा ना कि P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3 है। अगर P बराबर 2 होता तो Q बराबर 3 होता, तो K की वैल्यू 6 होगा इस कंडीशन में। मतलब आपकी रिलेशनशिप निकल आई P इंटू क्यू बराबर 6। अब वो कह रहा है अगर Q की वैल्यू 2 होगी तो P की वैल्यू क्या होगी, तो Q की वैल्यू 2 यहां लगा दीजिए, तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। P की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ए आंसर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ पर्सन डिपॉजिटेड ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। 2000 रुपए जमा किए 6% के हिसाब से 3 साल का। पहले तो 6% कितना हुआ 2000 रुपए का 120 रुपए। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 360 रुपए। द अमाउंट ही विल गेट बैक आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा, कितना मिलेगा उसे 2000 तो ये मिलेगा और 360 रुपए इंटरेस्ट का मिलेगा। भाई सीधे सीधे ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या करा 6% निकाला 2000 का, कितना हुआ 120 रुपए। आप चाहे निकाल के देख लीजिए, 1 साल का इंटरेस्ट 120 रुपए, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 120 इंटू 3 कर दीजिए 360 रुपए। तो 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा 2000 रुपए ये, 360 रुपए ये, 2360 रुपए। सी आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी।
इस एपी की 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म किसी एपी की क्या होगी, a प्लस 9d। a कितना है 3 प्लस 9 इंटू डी, डिफरेंस कितने का है 3 का ही है सर। कितना हो जाएगा 9 3 से 37 और 3 कितना हो गया 30, आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं सर। कह रहा है द प्रोड्यूस ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज, प्रोड्यूस नहीं होगा यहां प्रोडक्ट होगा बेटा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 125। अब कोई सी भी 3 टर्म मान लीजिए, ए, ए आर और ए आर स्क्वायर, 3 टर्म मान ली, इनका प्रोडक्ट आपको रखा है 125, माने ए क्यूब, भाई प्रोडक्ट करिएगे माने मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ए इंटू ए क्यूब हो गया और आर का क्यूब हो गया, कितना आ गया 125। तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 3। भाई इसे लिख सकते हैं आप ए आर का होल क्यूब। तो जब पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ए आर बराबर क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब, तो ए आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, देन द मिडिल टर्म क्या है इसकी, सर ए आर ही है, माने आंसर कितना होगा 5 होगा। करने का तरीका समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है सर, बहुत इजी एमटीपी का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन जिसको दिक्कत है ये उसके हिसाब से सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 5c2, बताओ यार वैल्यू ऑफ 5c2, तो क्या करेंगे भाई 5c2 का मतलब क्या हुआ, 5 को पीछे 2 बार 5 इंटू 4, और ये नंबर क्या लिखा है इसका फैक्टोरियल माने 2 इंटू 1। ये तो वर्बली याद हो गए थे हमें 10, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, सी अपॉन ए के बराबर होते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन 1, मतलब आंसर 1। भाई यहां पे कुछ नहीं है तो यहां 1 तो मानेंगे ही मानेंगे आप, बात समझ में आ गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन 10, लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 टू द बेस 10, टू द बेस 10। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 10 की पावर 1 है ये, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, टू द बेस 10। ये वैल्यू कहां चली जाएगी आगे, तो ये हो गया -1 log 10 टू द बेस 10। ये दोनों वैल्यू सेम, तो आंसर किसके बराबर होता है 1, क्योंकि log a टू द बेस a इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया -1 आ गया सर। 43 भी हो गया सर। 44 की बात करते हैं। द सेट a बराबर 1 2 3, सेट b बराबर 1 2, माने ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, इन दोनों में कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है 1 और 2। a माइनस बी, a में से b को घटा दीजिए, a माइनस बी, माने जो कॉमन है वो तो कट जाएंगे, सॉरी जो कॉमन है वो तो कट जाएंगे, कट गए 1 और 2 कट गया सर। और किसके एलिमेंट उतारेंगे, a के एलिमेंट उतारेंगे, क्या बचा सिर्फ 3 बचा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:12, तो नंबर्स क्या मानेंगे 5x 7x और 12x मानेंगे। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, माने इन दोनों का सम कितना हुआ 17x, 17x इज माने इक्वल्स टू ग्रेटर देन द सेकेंड बाय 50, माने सेकेंड वाला क्या है 7x, इससे कितना बड़ा है 50 बड़ा है, +50। तो भाई
10x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 5 आ गई। अरे सर अब तो कुछ भी पूछ लीजिए। वो कह रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 5 7 12 और 12, 24x माने 24 इंटू 5, 120। ये आंसर आ गया सर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 की बात करते हैं। इन अ सर्टेन टाइम ₹1400 बिकम्स रुपीज इतना एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। माने इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कितना हो गया इंटरेस्ट? 448। प्रिंसिपल कितना है? 1400। रेट कितना है? 8%। सबसे पहले टाइम की वैल्यू निकल आएगी। भाई टाइम बराबर क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो कैलकुलेटर पे कर लीजिए। 448 इंटू 100 डिवाइड बाय 1400 डिवाइड बाय 8। 4 ईयर आ गया। कितना आ गया? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स आ गया। When ₹2100 will become इतना एट द सेम टाइम। अब जरा देखिए, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और टाइम आपके पास 4 साल है। तो अब आपसे रेट पूछ रहा है, तो भैया इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 504 रुपए। टाइम आपके पास कितना है? 4 साल। प्रिंसिपल कितना है? 2100 रुपए। अब आपसे रेट पूछ रहा है, तो अब फिर वही रेट बराबर क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन PT। SI कितना है हमारा? SI कितना है हमारा? SI हमारा 504 इंटू 100 अपॉन P कितना है? 2100 और इंटू T कितना है? 4, माने 50400 डिवाइडेड बाय 2100 डिवाइड बाय 4, 6 आ गया। 6% आनी कदम। बात समझ में आ गई? इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये आपको पेपर में, मतलब आपको लगेगा ये क्वेश्चन लेंथी है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। कह रहा है द ईयर बाय विच अ सम ऑफ रुपीज वुड बी 1.21 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल में हो जाएगा? 10% का रेट है, 1.21 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर प्रिंसिपल 1 रुपए मानू तो अमाउंट क्या होगा? इसका 1.21 टाइम्स माने 1 रुपए 21 पैसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का होता तो इन दोनों के बीच का गैप इंटरेस्ट निकाल के सिंपल से कर लेते, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो 1.21 इज इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस 10 अपॉन 100 की होल पावर n। ठीक है ना? माने 1.21 इज इक्वल्स टू 1.1 की पावर n। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि कितनी बार में 1.21 आ जाएगा। तो 1.1 इंटू दबा का इक्वल आ गया सर, 2 ही बार में आ गया। तो सीधे सीधे आंसर कितना हो गया? 2 साल। सीधे सीधे आंसर कितना हो गया? 2 साल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। कह रहा है इफ एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो ऑल प्राइम नंबर एस का सेट बना लेते हैं। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? ना 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 ना, 1 से स्टार्ट नहीं होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से। 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन टू चलता चला जाएगा। ये एस का सेट बन गया। m इक्वल्स टू, अब देखिए ये एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है आपको, x सच दैट x की वैल्यू 0 से बड़ी और 9 से छोटी और दोनों इंक्लूडेड। तो m का सेट क्या बन जाएगा? m हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्लोज कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है पहले तो m माइनस एस इंटरसेक्शन m।
इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो एस इंटरसेक्शन एम बताइए। एस इंटरसेक्शन एम कितना हुआ? इन दोनों में कॉमन क्या हुआ भाई? एस वाले एलिमेंट होंगे सिर्फ। कहां तक? वो भी 7 तक। 2 3 5 और 7। और माइनस एम में से क्या करना है? ऐसे माइनस एम, ये रहा, इसमें से उठा के माइनस करना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से ये माइनस करोगे तो 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा। क्या बचेगा? बाकी एलिमेंट किसके उतार देंगे? एम के। क्या क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 0 1 4 8 और 9। 0 1 4 8 और 6 भी आएगा, 9 और 6। 0 1 4 6 8 और 9। 0 1 4 6 8 और 9। आंसर ए। बात समझ में आ गई सर? चलिए, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में करी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। ये तो हमने बहुत ज्यादा, हमने तो अच्छे लेवल पे तैयारी करी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है सर? कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी क्यूब। तो भैया कभी भी मैंने आपको बताया था, इंडिसेस में भी बताया था, लॉग में भी बताया था, बहुत जगह चैप्टर्स में बताया था, बहुत सारे चैप्टर्स में, कि जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो तो हमेशा उसे इक्वल्स टू के मान लीजिए आप। तो यहां से इक्वल्स टू, अगर मैं इसे यहीं पे के मान लूं तो ए की वैल्यू आ गई के, बी स्क्वायर बराबर के, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई? के की पावर 1/2। ठीक है ना भाई, बी स्क्वायर बराबर के, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? के की पावर 1/2। पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाती है तो पावर क्या हो जाती है? ओए हो जाती है। ओए का मतलब उल्टी नहीं, वो गंदी बात, अच्छी बात थो ना, ऐसी गंदी बातें बोलते हैं। ओए हो जाती है, एक कॉमन मतलब कहते हैं ना, कोडिंग में यूज करेंगे। क्या हो जाती है? ओए हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो यहाँ पे 2 लिखा है, 2/1। जब पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी? 1/2 हो गई। सी क्यूब बराबर कितना है? सी क्यूब बराबर के है, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई? के की पावर 1/3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई? के की पावर 1/3 आ गई। अब आपसे वैल्यू पूछा है इसकी, तो जरा ध्यान से देखिए, लॉग ए की वैल्यू लगाइए के, बी की वैल्यू लगाइए के की पावर 1/2, सी की वैल्यू लगाइए के की पावर 1/3, ब्रैकेट क्लोज, और यहां के। अब यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 तो मान सकता हूं। ये तीनों इंटू में हम बेस से मैं पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। माने कुल मिला के कितना आ जाएगा? लॉग के की पावर 1 + 1/2 + 1/3 टू द बेस के। ये वाली पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। पहले तो इसे यही सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा 6। ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, बाकी log k टू द बेस के। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि log a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है। तो 6 3 9 तो 11/6 आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों? करने का तरीका समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे सर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ 128 इज ऑफ द प्रोग्रेशन। पहली बात तो ये चेक करिए, सीरीज नहीं बताई इसने, तो ये एक एपी है या जीपी है? सर 1 2 माने 1 का डिफरेंस या 2 का डिफरेंस या 4 का डिफरेंस, मतलब ये तो चलेगा नहीं, मतलब ये 100% एपी तो नहीं है, ये क्या है? जीपी है। अब वो कह रहा है 128 इसकी कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म है? तो मैंने आपको बताया था, माने 1 2 1 कहां गया? ये रहा मार्कर। ऐसे ही होता है सर, 1 2 4 8 अप टू सो ऑन टू इज 128। माने आपको
एन की वैल्यू निकालनी है। ये अगर फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ये इसकी कौन सी टर्म है? तो भाई क्या करते हैं, पहले तो रेशियो बताइए, रेशियो कितने का है? 2 की पावर n माइनस 1। याद आया कुछ? मैंने बताया था r टू दी पावर n माइनस 1 बराबर होता है लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। r टू दी पावर n माइनस 1 बराबर होता है लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो 2 की पावर n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, माने 128। 128 को सीधे सीधे 2 की पावर 7 लिख दे। तो जरा कंपेयर करिए, n माइनस 1 बराबर 7, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 8। आंसर हो गया 8। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 5cr माइनस 3c2 इज इक्वल टू 7c1। तो r की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये जरा ध्यान से देखिए, इसको ये माइनस 3c2 उधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो 5cr 7c1 का मतलब हो गया 7 और 3c2 का मतलब हो गया 3c1। भाई देखिए ना, 3c2 को 3c1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 3c1 का मतलब कितना हो गया? 3 आ गया। तो 5cr की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो r की वैल्यू कितनी होगी? सर 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा। क्यों? आपने कैसे जज कर लिया? या तो आप इसे फॉर्मूले से खोलिए, मैं तो करता हूं पुट द वैल्यू गेट द आंसर। देखिए अगर आप 4 लगाओगे तो 5c4 का मतलब कितना हुआ? 5c1। 5c4 का मतलब कितना हुआ? 5c1। और 5c1 कितना हुआ? 5। तो 10 आना चाहिए, 5 तो आएगा, 10 तो आ नहीं रहा। 3 लगाएंगे तो 5c3 इसका मतलब हो गया 5c2 और इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4/2, मतलब कितना आ गया? 10। और चाहिए भी हमें 10 था, माने r की वैल्यू अगर 3 लगाएंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 लगाएंगे तो सेटिस्फाई करेगा ही कराएगा। इसका मतलब आंसर होगा इसका बोथ 2 and 3। तो आंसर होगा इसका डी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हुए अपने कदम को धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। 50 क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी, वेयर a एंड b वेरी डायरेक्टली एंड इनवर्सली रेस्पेक्टिवली विद x, माने a एंड b वेरी डायरेक्टली एंड इनवर्सली, माने a करता है डायरेक्टली वेरी, b करता है इनवर्सली वेरी विद x। a डायरेक्टली वेरी टू x, whereas b इनवर्सली वेरीज टू x, ठीक है ना। एंड y इक्वल्स टू कितना है? a प्लस बी है, सच दैट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 11 एंड x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 13। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों रिलेशनशिप को यहां लगाऊंगा तो मुझे पहले तो यहां पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? k1x और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? k2/x। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k1x और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? k2/x। ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? k1x प्लस k2/x। अब जरा x और y की वैल्यू लगा के k1 और k2 में दो रिलेशनशिप मिल जाएंगी। जरा लगाइए, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी है? 11। लगाइए जरा, 11 इक्वल्स टू k1 प्लस k2, दैट इज योर फर्स्ट रिलेशनशिप। और अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी है? 13। तो 13 इक्वल्स टू 2 लगाएंगे तो 2k1 प्लस k2/2, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप ये बताइए k1 और k2 की वैल्यू निकल आएगी। अब वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो पहले हमें k1 और k2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो हमने क्या करा भाई, किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे, k1 को बराबर करना है। k1 को बराबर करना है तो क्या करें? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए।
ये हो गया 22 माइनस 13 माने 9। ये हो गया 2k2 माइनस k बाय 2 मानी 3k/2। तो k2 तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 2/3 माने वैल्यू आ गई 6। k2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। देखिए ना, हमने क्या करा, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर किया तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 से कर दी। तो ये हो गया 22 इज इक्वल टू 2k1 प्लस 2k2 माइनस कर दिया तो 22 माइनस 13 करा 9 आया। ये तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि 2k1 माइनस 2k1 कैंसिल हो गए। 2k2 में से k2/2 गया तो कितना बचेगा 3k2/2। तो k2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब k2 की वैल्यू अगर आप यहां 6 लगाएंगे तो k1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अरे सर अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, k1 भी पता लग गया और k2 भी पता लग गया। अब वो कह रहा है x की वैल्यू 3 लगाइए इसमें, यहां पे इस वाली रिलेशनशिप में x की वैल्यू 3 लगाइए, k1 की वैल्यू 5 और k2 की वैल्यू 6 लगाइए जरा। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k1 कितना है 5, x की वैल्यू 3, k2 कितना है 6, x की वैल्यू 3। तो 15 और 2 क्या हो जाएगा 17 आंसर हो गया। बात समझ में आ गई सर। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको करना पड़ेगा ऐसे, एक आध क्वेश्चन में टाइम भी लगेगा, सारे क्वेश्चन इजी नहीं होंगे। आपका पेपर अगर आएगा मॉडल टेस्ट पेपर में यही बताया गया है आपको कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन इजी होंगे तो कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जिसमें टाइम लगेगा, तो कहीं टाइम बचाएंगे तभी कहीं टाइम दे पाएंगे आप। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं 57 की। तो हम क्या हो जाएगा 57 में, अरे सर log 7 टू द बेस 7 ये तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि log 8 टू द बेस a की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये तो करने की जरूरत नहीं पड़ी सर, ये आंसर दे रखे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद इसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आज सिर्फ हम लोग मैथ्स का डिस्कशन करेंगे, स्टैट्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स और कर लेते हैं ताकि हमारे ये मैथ्स का पूरा पोर्शन खत्म हो जाए। और हमें एमटीपी के कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप इसमें से आराम से वीडियो को देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 and 8 इज 4। जरा चेक करो, वही कह रहा है चेक करके बताओ ये बात सही है या गलत है। तो मीन प्रपोर्शन कहाँ आता है, बीच में आता है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 इंटू 8 माने 16। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। यस बिल्कुल ठीक, ये क्या होगा ट्रू होगा, ये क्या होगा ट्रू होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन टू n इक्वल्स टू 231। द वैल्यू ऑफ n इज 21। वो पूछ रहा है कि क्या n की वैल्यू 21 होगी, चेक कर लेते हैं सर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है n + 1/2। ये कितना हो गया 231, माने n + 1 की वैल्यू कितनी आ गई 462। जरा चेक करके देखिए, अगर n की जगह 21 लगाएंगे क्या 462 आएगा। 21 इंटू 22 कैलकुलेटर पे चेक करिए, 21 इंटू 22 सर आ रहा है, मतलब ये भी क्या होगा ट्रू होगा सर, बिल्कुल ट्रू होगा। इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे थर्ड की, log mn टू द बेस ए, log m टू द बेस ए इंटू log n टू द बेस ए। नहीं सर, ये तो log की प्रॉपर्टी होती है। log mn बराबर क्या होता है log m प्लस log n, यहां टू द बेस ए टू द बेस ए टू द बेस ए। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कह रहा है 1/2 np3 बराबर 3 nc3। चेक करके बताना है कि ये सही बात है या गलत बात है।
अब 1/2 NP3 का मतलब क्या हुआ? 1/2 NP3 माने n को पीछे 3 बार, n-1 n-2, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड और चेक कर लेते हैं। 3 × NC3, 3 × NC3 का मतलब क्या हुआ? इसको रब कर देता हूं, लिखने की जगह मिल जाएगी जरा थोड़ी सी। हाँ सर, तो ये हो गया 3 NC3 का मतलब n को पीछे 3 बार, n-1 n-2 अपॉन ये नंबर के लिखा है 3, इसका फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। NC3 का मतलब n को पीछे 3 बार, और ये जो नंबर लिखा होता है इसका फैक्टोरियल आता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? चेक करो। बिल्कुल सर, n-1 n-2 अपॉन 2 n-1 n-2 अपॉन 2, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो गया सर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? इससे सारे बेसिक्स रिवाइज हो रहे हैं आपके, जो छोटे छोटे से बेसिक्स अगर आपने तैयार कर रखी है पूरी बुक को, तो आपके पूरी मैथ्स को, तो आपके सारे बेसिक्स जो होंगे वो रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है ना? आगे बात करते हैं सर, इसको रब कर देते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 5th, इफ 3 की पावर x बराबर 1/243, तो जरा देखिए इसको अगर हम बात करें तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर -5 लिखेंगे ना बेटा, 5 तो ना लिखेंगे, अपॉन में है, जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5। वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज 5। नहीं सर, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर नॉट इक्वल। हाँ भाई, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब b² - 4ac इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो। जब b² - 4ac इक्वल्स टू क्या हो? 0 हो। मतलब ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। b² का मतलब कितना हो गया? 144 -4ac, 4 × 2 = 8 × 18, ये भी 144, मतलब ये तो 0 आ रहा है सर। मतलब ये स्टेटमेंट क्या? आर नॉट इक्वल कह रहा है। नहीं सर, ये तो इक्वल होते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। पॉजिटिव आएगी तो रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। और नेगेटिव आएगी तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। नल सेट की बात करें तो नल सेट क्या होता है? 5 इक्वल्स टू होता है बेटा एक एम्प्टी सेट। अब क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट है? इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, माने इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसमें कितने एलिमेंट्स है? कोई एलिमेंट नहीं, माने 0 होगा, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 0 होगा। ये बात भी यही कह रहा है, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। अब आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा रब कर दे, इसको ऊपर कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं रब। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 8th की। log 2 + log 5 बराबर log 7 होगा। बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। log के अंदर दो क्वांटिटी प्लस में कब आती है? log 2 + log 7 माने log m + log n। ये कब होगा? जब log mn होगा। माने अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या आना चाहिए? log 2 + log 7 का मतलब log 2 × 5 होना चाहिए। भाई ये दो मल्टीप्लाई में होंगे तभी तो ये प्लस में लिखे होंगे। तो क्या ये 7 है? नहीं। तो ये क्या हो गई? स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9th की बात करते हैं। 5c3 = 5c2, यह भी क्वेश्चन करा था सर। 5c3 की वैल्यू 10, 5c2 की वैल्यू भी 10। बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल ट्रू बात है सर, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10th, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। इसका सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म पूछ रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, ये एक एपी दे रखी है।
अब सम ऑफ 6 टर्म, ये एक एपी है, इस एपी की बात कर रहा है, तो सम ऑफ 6 टर्म क्या होगा, यहां निकाल ले रहे हैं, क्या होगा 6/2 2a का मतलब 12 प्लस भाई सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है, सम ऑफ 6 मतलब 6 की बात कर रहा है, तो 6 प्लस 1 6 माइनस 1 5 इंटू डिफरेंस कितने का है -2 का, डिफरेंस कितने का है -2 का, ये हो गया 3, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया 2 2 3 जा कितना हो गया 6, मतलब हमारे हिसाब से सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कितना आना चाहिए 6, और इनके हिसाब से कितना आ रहा है 12 आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है ना सर। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स। अब ये बताइए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये हो गया a1, b हो गया -1, c हो गया 1, तो -b/a माने कितना हो जाएगा माइनस माइनस +1 अपॉन a का मतलब कितना है, ये भी 1, तो ये कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, और इनके हिसाब से भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, माने ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू स्टेटमेंट हो गई। बात समझ में आ रही है, इससे हमारा कुछ नहीं फायदा हो रहा, कम से कम हमारे जो बेसिक्स है वो तो रिवाइज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक तो पहुंच ही गए हम लोग, और बाकी चीजों को हम रब कर देते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन कह रहा है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज पी एंड क्यू इज पी क्यू, ना 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 ना, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √ab, और ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2, तो P और Q का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √PQ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमल एंड अशोक इन द रेशियो 3:5, माने अमल का शेयर हो गया 3x और अशोक का शेयर हो गया 5x। अमल रिसीव 72, अमल माने 3x बराबर 72, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 24, 3x बराबर 72, तो x की वैल्यू हो गई 24, तो अशोक का शेयर कितना हो जाएगा, अशोक का शेयर हो जाएगा 5 × 24 माने 120। अब वो कह रहा है देन अशोक रिसीव ₹108, नहीं सर फॉल्स है, 120 रुपए मिलने चाहिए कायदे में उसे। बात समझ में आ गई सर। तो ये ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं है, आपके बेसिक को ही चेक कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई सर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ही बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, हाँ जी सर ये तो पुराने बहुत इजी सी बात है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे पीछे जब तक 1 ना आ जाए, माने 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बिल्कुल सही बात है, तो 120 ही आएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, भाई स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ जी सर, स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगा, और स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16, द सेट, इसके अंदर एक एलिमेंट 0 लिखा हुआ है, इज अ नल सेट, नहीं नल सेट कैसा होता है, नल सेट कैसा होता है एक एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो ये स्टेटमेंट क्या है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैंने आपको कहा भी था कि 17 का जो क्वेश्चन है ये आपको पेपर में हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछे। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया,
कि ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होगा? डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको बताया भी था कि भैया ए डैश लगा लीजिए, बी डैश लगा लीजिए, और अगर ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब -2 की पावर 5 32 आएगा भाई, 2 की पावर 5 तो 32 आएगा, लेकिन माइनस की पावर 5, माइनस की पावर अगर एक ऑड नंबर होगी तो हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन मिलेगा, और इवन नंबर होगी तो प्लस का साइन मिलेगा। तो यह माइनस की पावर 5 माने एक ऑड नंबर है, तो माइनस साइन आना चाहिए, मतलब इसका आंसर आना चाहिए था -32। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट of all subset of a given set A is called the power set of A। yes, power set भी पढ़ाया मैंने आपको। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ सबसेट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ 32 की पावर 1/5 इज 1/2। नहीं सर, क्योंकि ये क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं, इसको रब कर देते हैं, अगर मैं बात करूं कि 32 की पावर 1/5, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 की पावर 5 की पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आना चाहिए था 2, यहां आ रहा है 1/2। ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। द वैल्यू ऑफ 5c2 इज इक्वल टू 5c3, अभी ऊपर भी पूछा था, बिल्कुल ट्रू है सर, 10 आएगी दोनों की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 1/3 इज -1। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट ए बी होगा, माने अंडर रूट ऑफ 3 × 1/3 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का अंडर रूट देखिए, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन ये ट्रू मानेंगे क्योंकि इसका अंडर रूट +1 और -1 दोनों आता है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई? किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब आंसर क्या होगा? ये इसका स्टेटमेंट क्या होगी? ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 24, p की वैल्यू 2 + √3, तो 1/p की वैल्यू 2 - √3। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बहुत इजी क्वेश्चन है सर ये तो, मतलब बस क्या कहे, इतने इजी क्वेश्चन मैंने नहीं सोचे थे कि एमटीपी में होंगे। मैंने सोचा था कुछ तो अच्छा दे रखा होगा, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो है बहुत इजी क्वेश्चन डाल रखे। p की वैल्यू कितनी है? 2 + √3, तो 1/p का मतलब हो गया 1/2 + √3। अब इसे क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? 2 - √3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ऊपर तो आ गया 2 - √3 और नीचे आ गया a + b, a - b, माने 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 4 - 3 1 हो गया, 2 - √3 आएगा। बिल्कुल सही है सर, ट्रू स्टेटमेंट है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मैंने आपको सेट्स वाले चैप्टर में इतनी बार बताया है कि नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो। अच्छा, 26, np1 = nc1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि np1 की वैल्यू भी n आएगी, nc1 की वैल्यू भी n आएगी। और np3 = nc3, नहीं सर ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये क्या हो गई? एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, पार्शियली ट्रू है पार्शियली फॉल्स है, क्योंकि np3 का मतलब हो गया n, n-1, n-2, और nc3 का मतलब हो गया n, n-1, n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाला नंबर जो होता है फैक्टोरियल में जाता है अपॉन में। ठीक है ना? चलिए सर आगे बात करते हैं, 26 तक तो आ गए, अब 27 की बात करेंगे सर। ये रब कर दे रहे हैं जरा, हाँ जी सर।
द सीरीज 1 1 1 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 1 या 4 टाइम्स 1 आएगा। अप टू सो ऑन टू इज एन एपी सीरीज, नहीं सर ये एक एपी सीरीज नहीं है, जीपी का क्वेश्चन याद करिए। जीपी में क्वेश्चन कराया था 5 प्लस डबल 5 प्लस ट्रिपल 5 प्लस 4 टाइम्स 5 अप टू सो ऑन टू 5 आता है कितने टाइम्स, n टाइम्स। ये जीपी में क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। नहीं आप मेरे पेड स्टूडेंट नहीं है तब भी मैं आपको करा के दिखा रहा हूं कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि एपी में डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या डिफरेंस 10 का या डिफरेंस 100 का। नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये एक एपी नहीं है। अगर हम बात करें तो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, 5 कॉमन ले लेंगे और 9 से डिवाइड, 9 से इंटू, मतलब जब 5 कॉमन लिया तो बच्चा यहाँ 1 और 9 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस डबल 9 प्लस ट्रिपल 9 प्लस 4 टाइम्स 9 और अप टू सो ऑन टू 9 कितनी बार आएगा यहाँ पे, n टाइम्स आएगा। ठीक है ना? तो 5/9 ये हो जाएगा 10 माइनस 1। अगले वाले को लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 1। अगले वाले को लिखेंगे 10 का क्यूब माइनस 1 और अप टू सो ऑन टू ये क्या चलेगा 10 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना? तो 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब अप टू सो ऑन टू 10 की पावर n, माने ये एक जीपी बन जाएगी। 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब अप टू सो ऑन टू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा n। भाई 1 को अगर 3 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 टाइम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 10 टाइम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो n टाइम जोड़ोगे तो कितना आएगा, n आएगा। और यहां लग जाएगा जीपी के सम का फॉर्मूला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/9 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 9 हो गया माइनस n, ये क्लोज हो गया। तो ये इसका क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना? तो ये जीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये वो सॉरी एपी का क्वेश्चन नहीं है, एक जीपी का क्वेश्चन है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है ना सर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये इसको ऊपर कर देते हैं, 28th की बात करते हैं सर। इसको रब कर देते हैं। ये इसलिए करा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं, इसलिए इसको सॉल्व भी करा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 28 की, द 7 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस। तो पहले तो ये देखिए ये एक जीपी बन रही है, ये पूछ रहा है क्या इसकी 7 टर्म 2187 होगी। अब ये एक जीपी है, किसी जीपी की 7 टर्म क्या होती है, ए आर टू दी पावर 6। 7 टर्म ऑफ अ जीपी कितना होगा, ए कितना है आपका 3। आर रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे, माने -9 डिवाइड बाय 3 करेंगे, रेशो कितना आ जाएगा -3। तो -3 की पावर 6, तो 3 इंटू, अब माइनस की पावर एक और इवन नंबर है तो क्या होगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, और 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 729। तो ये 2187 आ गया, बिल्कुल सही है, आंसर ट्रू होगा ये। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आपको बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको दो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप गिवन हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा है। क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, उससे हमारा क्या निकल आएगा, सॉल्यूशन 100% कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि भाई सम ऑफ रूट्स की बात करें, यहां पे एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इससे हमारा कुछ काम इजी हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/अल्फा। c कितना है हमारा 3, a कितना हमारा 3,
1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है सर, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्वेश्चन नंबर 30, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सो ऑन टू 2n - 1, क्या ये n स्क्वायर के बराबर है? मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप हमेशा n की वैल्यू पुट करिएगा। n की वैल्यू पुट करेंगे अगर 1, तो ये क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 1 लगाने पे पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही आ रहा है। दूसरी टर्म का सम अगर मैं n की जगह 2 लगाऊं, भाई देखिए Sn बराबर n स्क्वायर है, अगर मैं n की जगह 1 लगाता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। n की जगह अगर 2 लगाता हूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या होगा, a1 + a2 के बराबर होगा। जरा चेक करिए क्या शुरू की दो टर्म का सम 4 है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। हाँ जी सर, कह रहा है इफ 16pr इक्वल्स टू 240, तो r की वैल्यू 2 होगी। चेक कर लीजिए लगा के, 16p2 की वैल्यू 240 आ रही है, नहीं आ रही है। 16p2 का मतलब क्या हो गया, 16 × 15, बिल्कुल सर 240 आएगी, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गई, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 32, इफ अ सेट A has 6 elements and a set B has 8 elements, then the minimum number of elements in set A union B is 14, where A is the subset of B. A जो है वो B का सबसेट है। चेक कर लेते हैं सर, इसको रब कर देते हैं। अब अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A दे रखा है आपको 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B दे रखा है आपको 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B आपसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। पहले तो अगर 14 की बात करें क्या होना चाहिए, हम इसकी बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको गिवन नहीं है, लेकिन इसने एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी कि व्हेन A इज द सबसेट ऑफ B, A जो है वो B का सबसेट है। तो बेटा देखिए A इंटरसेक्शन जो B होगा, A इंटरसेक्शन जो B होगा माने A जो है वो B का सबसेट है, माने A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, 6 ही एलिमेंट कॉमन होंगे। इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, 6 ही एलिमेंट, क्योंकि A जो है वो B से ही बना है। तो इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे, 6 एलिमेंट ही कॉमन आएंगे। जरा वैल्यू लगा दीजिए अब, 6 + 8 - 6 कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो वो कह रहा है देन द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B इज 14। सर फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। कितने होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसको रब कर देता हूं। हाँ जी सर, कह रहा है log base 3 2x इज इक्वल्स टू 0। तो log base 3 log x to the base 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले तो ये बताइए, अगर मैं इसको x मान लूं तो log x to the base 3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर 0। भाई देखिए ना, इफ log a to the base b इक्वल्स टू c होता है तो a की वैल्यू क्या होती है, b to the power c होती है। तो a की वैल्यू क्या होती है, b to the power c होती है। तो यहां से इस पूरे की वैल्यू 3 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। माने log x to the base 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर 1 माने 3 आ गया। तो ये कह रहा है देन x इज 1। नहीं, आप एक काम और भी कर सकते थे, x की वैल्यू 1 लगा के देखिए। तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, और log फिर भी कुछ भी आया log 0 आ जाएगा। log 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये आ रहा है 0, तो आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स होगा।
ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 34, NCR प्लस NC N माइनस R इज इक्वल टू 2NCR। सर बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट क्या NC है भाई। देखिए ना, अगर मैं बात करूं 10C8 और लिखूं 10C2, तो ये दोनों चीजें है तो सेम ही, इक्वली तो है। 10C8 को 10C2, इन दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो NCR प्लस NCN माइनस R को आप NCR ही लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NCR आ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन नंबर 35, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की बात करें, इसको रब कर देता हूं मैं। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। अब जरा चेक करना है कि इसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माने -2 अपॉन ए का मतलब 3, -2 अपॉन 3 है। यस, बिल्कुल दे रखा है, ट्रू स्टेटमेंट है सर। 35, तो ये आज आपका मैथ्स का मॉडल टेस्ट पेपर जो स्टडी मटेरियल का मतलब जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है वो पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। और आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत इजी वे में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने आपको क्लास में ना कराया हो। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और अगली बार हम लोग लेके आएंगे मॉडल टेस्ट पेपर स्टैटिस्टिक्स का, और वो हम डिस्कशन करेंगे लाइव में। तो आप लोग लाइव में मेरे साथ बने रहिएगा। आपको अगर लाइव सेशन लेना है तो प्लीज़ इसके लिए पोल करिए। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये आपको सेशन कैसा लगा। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली बार पता लग सके कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ। ठीक है ना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसके लिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।